आफ्टरनून माय डियर। पिछले क्लास में आप लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े थे, जिसमें था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हमने बताए थे कि मानव भूगोल के अध्ययन की दृष्टि से इसको अलग अलग विषय क्षेत्र में बांटा गया है। जो मुख्य 6 था और उन 6 का भी उपक्षेत्र भी किया गया था, जो कल हो गया था पूरी तरह से। और आज अगला पॉइंट है आपका मानव का प्राकृतिकरण। चलिए आप लोग मजाक से लिखिए, मानव का प्राकृतिकरण। बीच में लिखिएगा मेरे जैसे, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण ये लिख लिए हैं तो एक बार शांत हो जाइए। बहुत इधर आ गया, हो गया। एक बार शांत हो जाइए। मानव का प्राकृतिकरण इतना छोड़ दीजिए ना। देखिए, प्राकृतिकरण का मतलब हुआ प्रकृति के जैसे बनाना, या प्रकृति के जैसे, या प्रकृति के सिस्टम में आ जाना। क्या कहलाता है प्राकृतिकरण? प्रकृति जो सिस्टम से चल रही है उसी सिस्टम में शामिल हो जाना प्राकृतिकरण कहलाता है। तो मानव का प्राकृतिकरण, मैं डियर, बहुत सारे ज्योग्राफी के विद्वान एवं अन्य विद्वान का मानना है कि मानव का जन्म प्रकृति की गोद में हुई है और वह प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए विवश है। वो प्रकृति का दास है। प्रकृति जिस तरह से उसको चलाएंगे उसी तरह से वो चलेंगे। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण। अर्थात ये सिद्धांत, ये स्टेटमेंट, ये बातें इस बात को साबित कर रहा है कि मानव प्राकृतिक का अंग है और प्राकृतिक के अनुसार से, उसके सिस्टम के अनुसार से ही चलेंगे। वो अलग उछल कूद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी सिद्धांत को कहता है मानव का प्राकृतिकरण। इस पर जब कोई काउंटर किया, बहुत सारे विद्वान जब ऐसे करेंगे तो काउंटर तो करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मानव प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए विवश नहीं है। कहा कैसे नहीं है? उन्होंने कहा कि सर्दी इतनी है कि सर्दी कर रही कि बाहर नहीं निकलो। प्रकृति तो यही कर रहा है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सर्दी लग जाएगी, घर में बंद रहो आग जला के। लेकिन मानव ने जैकेट बना लिया, नहीं, कोट बना लिया, जूता बना लिया और निकल गया रोड पर। प्रकृति को ठंगा दिखा दिया। दिखा है ना प्रकृति, तुम बारिश हो रही है तो रहो, रेनकोट बना लिया, तुम बारिश करते रहो, हम रुकेंगे नहीं। तो क्या प्रकृति को इग्नोर करके मानव आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तब क्या कहता है इसके समर्थक, मानव का प्राकृतिकरण के समर्थक? वो कहता है कि देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ जगह कुछ मानव ऐसा कर लेते हैं, तो क्या सब मानव तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? ऐसा संभव नहीं है। अब एसी रूम है, जैसे एयर कंडीशन रूम, तो हर लोग तो एयर कंडीशन रूम नहीं बना सकते हैं।
उसमें ये दिखा कहा है कि मैक्सिमम लोग तो उससे बाधित है। बारिश जब होने लगती है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, घर में रहते हैं, इक्के दुक्के लोग बाहर घूमते हैं। इक्के दुक्के से क्या हम मान लेंगे कि मानव हीरो बन गया, प्रकृति को मानव चलाने लगा, या प्रकृति के विरुद्ध मानव काम करने लगा? ये अपना जोरदार रहा। अब अगला पॉइंट होगा आपका कि प्रकृति का मानवीयकरण। अगला पॉइंट वही है सर। यस वो में इवल आदमी मानव रहेगा कि नहीं? उस पॉइंट में आएगा कि नहीं, मानव प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए, काम करने के लिए विवश नहीं है, बल्कि अपने बुद्धि, दिमाग, विवेक, जरूरत के हिसाब से प्रकृति का उपयोग करते हैं। उसको जब जिस तरह की प्रकृति की जरूरत होती है उसका उपयोग कर लेते हैं, बल्कि उसका दास नहीं है, उसके चलने के लिए विवश नहीं है। दोनों का जवाब एक ही बार है, काउंटर में ही जवाब दोनों का। ये समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मानव प्रकृति का दास है। मानव, इसका मतलब मानव प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए विवश है। मानव के विकास से लेकर हर चीज पर प्रभाव प्रकृति का पड़ता है। प्रकृति जिस तरह के होता है, मानव का विकास उसी तरह का संभव है। प्रकृति जिस तरह से मोड़ेंगे उसी तरह मानव जाने के लिए विवश है। इसका मतलब है। फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे तो उसको बताएंगे हम, इसको मिटाएंगे नहीं, अल्टरनेटिव फिर बता देंगे। अभी जैसे बताया एक बार, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। देखिए भूगोल के अनेकों विद्वान का मानना है कि भूगोल के अनेकों विद्वान का मानना है कि मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है, कोमा मानव प्रकृति के अनुसार चलने के लिए, मानव प्रकृति के अनुसार चलने के लिए काम करने के लिए विवश है। उन बिना पैराग्राफ चेंज। उन बिना मतलब ये हुआ, इसको फुल स्टॉप कहा जाता है, इंग्लिश में दिया जाता है। डिवाइस पैराग्राफ चेंज। देखिए मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है। इस सोच वाले विद्वान का तर्क है कि विद्वान का तर्क तो आपको ऊपर तर्क है कि
तर्क है कि मानव प्रकृति की गोद में जन्म लिए हैं, मानव प्रकृति की गोद में जन्म लिए हैं, मानव प्रकृति की गोद में जन्म लिए हैं और प्रकृति प्रकृति के अनुसार ही प्रकृति के अनुसार ही उसका भरण पोषण हुआ है, साथ ही उसके विकास, उसके स्वास्थ्य, चलिए और गड़गड़ा दीजिए बच्चा, साथ ही उसके विकास, उसके स्वास्थ्य, उसके विकास एवं उसके स्वास्थ्य पर प्रकृति का ही प्रभाव रहा है। अतः मानव प्रकृति का क्या है? दास है। साबित कर दिया ना। अतः मानव प्रकृति का दास है। छूट गया क्या? देखो ना, अतः मानव प्रकृति का दास है, अतः मानव प्रकृति का दास है। तो मैंने यार आपने इसको समझ गया अच्छी तरह से कि कैसे मानव का प्राकृतिकरण हुआ या मानव के प्राकृतिकरण का मतलब क्या हुआ, समझ गए? अब हम आगे बढ़ते अगला पॉइंट बताइए। मन में कभी भी क्वेश्चन आए ना, आपकी हर वक्त मन में क्वेश्चन चलना चाहिए। इससे लेकर कभी भी आए, रास्ता में भी आए तो नोट कर लो, कल आके फिर पूछ लो हमसे, ठीक? तो मजा आएगा। अब अगला पॉइंट है आपका क्या? प्रकृति का मानवीय करण। ज्योग्राफी तो बहुत मजा वाला विषय है, ये जब पढ़िएगा ना तो हमको लगता है कि सब विषय कुछ होती है। ज्योग्राफी इतना बढ़िया इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें कोई सिर्फ सुनना है बढ़िया से, हो गया। तर्क के साथ इसको दबाते जाओ। मानव प्रकृति का मानवीय मानवीकरण या मानवीयकरण क्या है? उसके अंदर कुछ था। अच्छा। बोले मैंने प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब हुआ कि मानव प्रकृति का मालिक है, मानव प्रकृति का मालिक है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव प्रकृति को अपने हिसाब से उपयोग करते हैं, मानव प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए विवश नहीं है। यही हुआ प्रकृति का मानवीयकरण। मैंने अभी भी कहा जब मानव का प्राकृतिकरण
किया गया या कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया कि मानव प्रकृति के अनुसार से चलने के लिए विवश है, प्रकृति के अनुसार से हर काम करने के लिए वो मजबूर है, तब क्विंटल में ही इस विचारधारा के उत्पन्न हुआ। का ऐसा नहीं है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति का गुलाम नहीं है, बल्कि प्रकृति का मालिक है। उसके अनुसार से प्रकृति को अपने हिसाब से उपयोग करता है, जिस तरह से उसका मन होता है प्रकृति का उपयोग करने का, उस तरह का उपयोग करता है। उसका उदाहरण भी दिया उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बर्फीला क्षेत्र है, उस पर अगर सिंपल सा लोग चलते हैं तो स्लिप कर जाते हैं, प्रकृति कहता कि यहाँ चलो मत। लेकिन मानव ने अपने बुद्धि विवेक से क्या किया, गाड़ी में भी एक ऐसे टायर लगाया जो बर्फ पर भी चलती है। समझ में ना, तो वहां भी चल गया। प्रकृति को कहाँ, प्रकृति के विरुद्ध तो चल गया ना वहां पर। हर जगह इसी तरह की बात कर रहे हैं कि कहीं पर पानी नहीं है फिर भी वहां मानव है, दूसरे जगह से पाइप लगा के पानी पहुंचा देते वहां पर, लेकिन रहेगा यहाँ। मतलब प्रकृति स्थिति यह उत्पन्न कर रही है कि तुम यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन मानव जाके वहां रह के सब कुछ कर लेता है। इसका मतलब क्या होगा, मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति को अपने हिसाब से उपयोग करता है, जरूरत के हिसाब से उपयोग करता है। जरूरत नहीं होता है तो उसका उपयोग नहीं करता है। ये सीधा उसके काउंटर में जवाब है, तो याद रखने में भी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बस एक बार फिर से ही कर देते हैं कि प्रकृति का मानवकरण का मतलब हुआ कि प्रकृति को मानव अपने हिसाब से जो उपयोग करता है, इसी विचारधारा को कहते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। अर्थात यह एक ऐसी विचारधारा है जिसका मानना है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति को अपने अनुसार से उपयोग करने के लिए उसके पास बुद्धि विवेक है और वो अपने हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखिए, देखिए प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब प्रकृति 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 और मानव के बीच प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है, उसमें मानव का महत्व अधिक होना। क्यों? उसमें मानव का महत्व अधिक होना। मानव का महत्व अधिक होना। सुनिएगा, प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीयकरण एक विचारधारा है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है जिसके समर्थक का मानना है कि
जिसके समर्थक का मानना है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि 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 मानव बल्कि मानव प्रकृति को अपने जरूरत के हिसाब से, बल्कि मानव प्रकृति को अपने जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं, बल्कि मानव प्रकृति को अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं। जहां तक कि मानव प्रकृति के विपरीत भी, जहां तक कि मानव प्रकृति के विपरीत भी काम करने की क्षमता रखते हैं। बात सही है। यहाँ तक कि मानव प्रकृति के विपरीत भी काम करने की क्षमता रखते हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं। हो गया? चलो, समझ गए दोनों को? हमको लगता है कि दोनों अगर पूछेंगे तो वैसे ज्योग्राफी का सब विषय का पॉइंट बढ़िया जा रहा है, ज्योग्राफी को लगता है कि और बेटर जाता होगा आप लोग। बताइए अगला पॉइंट। मानव भूगोल का अर्थ सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। मानव भूगोल का अंश सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। हो गया? एक बार पेन नीचे रखिए, आते हैं एक एक करके। ये था मानव भूगोल का। बोले मरिया, ये पॉइंट कर रहा है कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। तो आपने सामाजिक विज्ञान का अर्थ पहले जान चुके हैं कि वैसी किताब, वैसी बुक जिसमें समाज की गतिविधियों का अध्ययन होता हो, वही सामाजिक विज्ञान हो। तो शासन के सुविधा के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सबको अलग अलग कर लिया है। इस शासन से संबंधित जो
अध्ययन है उसको पॉलिटिकल साइंस में रख लिया है, नहीं, रुपया पैसा से बात जो है उसके लिए अर्थशास्त्र बना दिया है। क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है एक तो मानव भूगोल है, और मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान जो है, जैसे अर्थशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, या अदर जो भी विषय हैं, उनसे इसका संबंध बताइए कि उससे इसका संबंध है या नहीं। तो बहुत ही सोचनीय पॉइंट है माय डियर, सिर्फ आप सोच लेते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा। अब देखिए, मैं अर्थशास्त्र पर विचार करता हूं, तो सबसे पहले, अभी तो मानव भूगोल में भी आप जवान नहीं हुए, बच्चे हैं, कहने का मतलब मानव भूगोल में हर चीज नहीं। मानव भूगोल में एक बार जवान कर दूं आपको कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के विकास से संबंधित, मानव कैसे डेवलप करेंगे उससे संबंधित जो भी बातें अध्ययन किया जाता है। तो मानव के विकास की जब बात आएगा तो क्या उसमें आर्थिक गतिविधि का नहीं बात आएगा? क्या उसमें फैक्ट्री की बात नहीं आएगी? क्या उसमें जमीन की बात नहीं आएगी? आप देखिएगा भूगोल में पढ़े होंगे जमीन की भी बात, खेत की निम्न उत्पादकता है, उसको उत्पादकता कैसे बढ़ाया जाए, तो यही चीज तो कहाँ पढ़ा जाता है? इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है, फैक्ट्री इसमें भी है, फैक्ट्री उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये बहुत कुछ कॉमन मिलेगा। अच्छा, कॉमन हो गया तो दोनों में संबंध है, तब तो कॉमन है। तो इसी आधार पर हम उसके साथ संबंध स्थापित कर देंगे कि ये इसमें भी अध्ययन होता है, ये इसमें भी अध्ययन होता है, अर्थात दोनों में बहुत सारे चीज कॉमन है, अतः हम कह सकते हैं दोनों के बीच संबंध है। एक विषय के साथ, किसके साथ के मैंने अर्थशास्त्र। अब आ जाइए इतिहास की बात। अब देखिए इतिहास में आप विभिन्न खंडर का अध्ययन करते हैं, यहाँ क्या है वहां क्या है, नहीं ये नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बातें करते हैं, देश महादेश की बातें करते हैं, ज्योग्राफी में भी वो पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, सूरज कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, देश क्या है, भूखंड क्या है, सेम दोनों के बीच भी संबंध। अब ये पॉलिटिकल साइंस के बीच संबंध बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी नेता सरकार क्या करते हैं, शासन किस लिए करते हैं, जनता के विकास के लिए करते हैं, कि जनता के विकास कैसे हो, इसके लिए वो सिद्धांत देते हैं, थॉट देते हैं। ज्योग्राफी भी तो वही कर रहा है, जनता के विकास के लिए तो थॉट दे रहे हैं वो, दोनों के बीच संबंध है कि नहीं? इस तरह से हम अगर मेरे सामने अभी हम तो कहते हैं कि मैथ भी लाएगा तो उसके साथ भी संबंध स्थापित, उसे मैथ भी सामाजिक विज्ञान में कर दिया है। अब मैथ के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। मैथ में जो घटो गुना भागा लघुत्तम दिस दैट रहता है, इसमें भी तो रहता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो निकालो, तो किससे निकलेगा? जो है घटो गुना भागा से निकलेगा ना। तो दोनों के बीच है कि त्रिकोणमिति, उसमें भी अध्ययन का, त्रिकोणमिति का अध्ययन इसमें भी होता है, बिना त्रिकोणमिति ज्योग्राफी हो ही नहीं सकता। सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा कहाँ है, ये कौन बताएगा? बिना मैथ के सहयोग से ज्योग्राफी का बता देगा। देख लीजिए दोनों में संबंध है। इस तरह से वैसे में एक सिंपल भाषा में बोल दूं कि ज्योग्राफी को मैंने शुरू में कहा था कि सभी विषयों की जननी माना जाता है। और जननी जब है, इसका ब्लड जो सब में है, डीएनए सब में है, तो संबंध तो सबसे होगा। एक सवाल का जवाब नहीं, सब में इसका है तो सबके साथ होगा। बस यहाँ पर संबंध स्थापित करने वाला चाहिए कि कैसे संबंध उसका आपका बता। तो 4-5 विषय का के साथ हम इसका संबंध बताएंगे कि ये इसका कैसे है, उसका कैसे है। तो क्या समझ में आ गया मुझे? चलिए 2 लाइन पहले ऊपर में लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके बताएंगे किसके साथ किसके साथ। यार तुम्हारा आंख बहुत होता है यार, तुम मजबूर कर रहा है, बहुत मारे 3 बार हो गया तुम। तुमको जो करना है उधर करो, तो यहाँ तुम मन में काय रखते हैं यार, तो तुमको रोक कहाँ रहे, तो उधर करो यार, तुम ऐसा करता है, करता है उधर करो ना, ये खराब हो जाएगा।